Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our 6th lecture and the topic that we will start is analysis of supply. First of all, we will summarize the last topic. In last topic, we have completed analysis of demand, in which we explain the meaning of demand, law of demand, individual and market demand, change in quantity demanded and change in demand, and then we calculate the elasticities of demand, price elasticity, income elasticity, and cross price elasticity of demand. So in analysis of supply, this is almost related or almost similar to previous topic. Now we will explain on supply point of view and the outcomes or learning outcomes that we will cover. Explain the meanings of supply, construct supply schedule and supply curve through law of supply, individual supply and market supply, distinguish between change in quantity supply and change in supply, and finally the elasticity of supply and explain the concept of elasticity. So first of all, we will define supply. Supply is defined as the ability and willingness to sell or produce a particular product or service in a given period of time at a particular price, ceteris paribus. इस डेफिनेशन में सबसे पहले ceteris paribus को हम डिफाइन करते हैं. Ceteris paribus is a Latin phrase or Latin word that means holding other factors constant while some other factors change. जब भी हम किसी लॉ को प्रूव करते हैं या किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं या उसकी स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स को हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे. उन फैक्टर्स को कहते हैं ceteris paribus. तो इसको अगर आप ceteris paribus का वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहे तो इसकी जगह पर आप अदर थिंग्स रिमेन द सेम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो लॉ ऑफ डिमांड को रिकॉल करें. उसमें हमने डिमांड की डेफिनेशन में एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज डिफाइन किया था. तो अब यहाँ पर सप्लाई साइड पर हम एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस. तो सप्लाई में हम इसमें भी वही दो पॉइंट्स हैं, एबिलिटी टू सेल एंड विलिंगनेस टू सेल. तो इसको हम डिफाइन करते हैं सप्लाई. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई. The law of supply states that the higher the price of a product, the greater the quantity supplied of that product, and the lower the price of a product, the lower the quantity supplied, ceteris paribus. अब again ceteris paribus means holding other factors constant. अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उस चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो उस चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है. अब इस सप्लाई के टॉपिक को हम डिमांड के साथ भी रिलेट करते हैं. तो डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड जब हमने स्टेट किया था तो उसमें प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही थी. अब यहाँ पर उसके ऑपोजिट है, यहाँ पर प्राइस के इंक्रीज़ होने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम इसको सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर हम इस लॉ को प्रूव करने के लिए अज्यूम करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की वो सेम रहेगी, उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा. नंबर ऑफ सेलर्स रिमेन द सेम. मार्केट में जो सेलर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज. कि सपोज अगर हम पेप्सी की प्राइस को देख रहे हैं तो कोक की प्राइस चेंज नहीं होगी. अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स रिमेन अनचेंज. जितने भी हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनमें से कोई एक चेंज नहीं होगा. जितनी अमाउंट यूज़ हो रही है ड्यूरिंग द लॉ वो सेम रहेगी. बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सप्लाई ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो इसमें हमें
नीचे एरो फॉर्म में भी बताया हुआ है कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व। The supply schedule for a product is a list of quantity supplied at different prices, assuming all other influences are constant. सेम वैसे ही जैसे हमने डिमांड स्केड्यूल को डिफाइन किया था, उसमें डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हमने क्वांटिटी डिमांड को का रिलेशनशिप देखा था। अब यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हम क्वांटिटी सप्लाई को देखेंगे। द सप्लाई स्केड्यूल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. It assumes that other supply determinants such as state of technology, government policies and price of related goods are all constant. सप्लाई स्केड्यूल में हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शनल रिलेशनशिप आता है। फंक्शनल मीन्स कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। और इसमें हम अज्यूम करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या अदर रिलेटेड गुड्स की जो प्राइसेस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है पायलट पेन का और उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है पायलट पेन की। अब यहाँ पर देखें प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1 तो क्वांटिटी डिमांड सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस 10, 8, 6, 4, 2। तो यहाँ पर देखें हर प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सप्लाई को हमें शो किया हुआ है और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप ही हमें बता रहा है टेबल। और उसके नीचे हमारे पास एक कर्व बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल और ऊपर स्केड्यूल है और नीचे सप्लाई कर्व है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास प्राइसेस हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के रिलेशनशिप से हमारे पास जो एक कर्व बना है that is positively sloped or upward sloping. The supply curve shows the relationship between quantities of pilot pen supplied and its price provided that everything else is constant. The supply curve slopes upward due to positive relationship between price and quantity supply. यहाँ पर अगेन देखें लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप था ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट वी हैव इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सेम वैसे है जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, जब relationship between quantity of a product supplied by a single seller it is and its price कि जब भी हम किसी एक सिंगल सेलर और प्राइस को देख रहे हो दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई, और जब हम तमाम सेलर्स और एक प्राइस पर तमाम सेलर्स को देख रहे हो दैट इज मार्केट सप्लाई। द मार्केट यहाँ पर डिमांड है सप्लाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज, इंडिविजुअल सप्लाई 1 प्लस इंडिविजुअल सप्लाई 2 इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई और मार्केट सप्लाई इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई। यहाँ पर हमारे पास अगेन एग्जाम्पल है पायलट पेन की। एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 डिक्रीज हो रही है। सेलर ए एंड सेलर बी दो सेलर्स हैं, ये उनकी क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है। सेलर ए की क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 10 to 8, 6, 4 and 2 and quantity supply of seller B decreases from 8, 7, 6, 5, 4 and market supply is the sum of seller A, quantity supply of seller A and quantity supply of seller B. 10 plus 8 is equal to 18, 8 plus 7, 15, 6 plus 6, 12, 4 plus 5, 9 and 2 plus 4, 6. आगे हमें एक फिगर दिया हुआ है दैट शोज द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे हमने डिमांड में बनाया था, यहाँ पर देखें वही सेम फिगर है। अब जस्ट यहाँ पर हमारे जो कर्व्स हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अब ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो यहाँ पर देखें सेलर ए हमारे पास पैनल ए में दिया हुआ है। सेलर ए प्राइस 4 पर उसकी क्वांटिटी सप्लाई है 8, उसी 4 प्राइस को हमने तीनों पैनल्स में देखना है, तो वही प्राइस आगे हम लेके आएंगे सेलर बी पर। तो सेलर बी की इसी प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई 7 है, तो इसको जब आगे हम मार्केट सप्लाई में बनाएंगे तो मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ सेलर ए एंड सेलर बी 8 + 7, तो यहाँ पर देखें 15 इन दोनों का सम यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो ये मार्केट सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे पास सब्सटीट्यूट्स भी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होती हैं। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिफाइन किया था। सब्सटीट्यूट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिसमें हम एक गुड की जगह पर दूसरी गुड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, बटर और मार्जरीन, टी और कॉफ़ी। तो ये गुड्स ऐसी हैं कि जिनमें एक की जगह पर हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, जिनको जॉइंट गुड्स भी कहते हैं, कि उनमें से अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से भी हमारी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए तो हमारी सप्लाई उसकी पहले से कम या ज़्यादा हो सकती है। इन सब फैक्टर्स में आपने जस्ट ये बताना है कि इनके चेंज होने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसकी वजह से भी सप्लाई बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ सेलर्स जितने ज़्यादा होंगे तो सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं तो उसकी वजह से भी सप्लाई इफेक्ट होगी, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें चेंज आएगा तो उससे हमारी क्वान्टिटी सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन सप्लाई। सेम वैसे ही है जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था। अगर डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आ रहा था तो उसको हमने कहा था क्वांटिटी डिमांड, और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा था तो दैट वाज ओनली डिमांड। तो सेम वैसे ही है कि अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, एंड अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो दैट इज ओनली चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, if the price of a product changes and other factors are constant, there will be movement along the supply curve। यहाँ पर ये जो हमें डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, these are the other factors, और जो हमने स्टार्ट में assumptions पढ़ी हैं वो भी हमारे other factors हैं। तो इन दोनों में से प्राइस को हटाकर जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं that are other factors, और दूसरा हमारे पास प्राइस है। एन अपवर्ड मूवमेंट along the supply curve, increase in quantity supply। यहाँ पर देखें फिगर है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, सॉरी ये क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई है। तो यहाँ पर देखें अगेन वही सेम हमारे पास उसी तरह की दो डायग्राम्स हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में देखें हमारे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। इसमें जब हमारी प्राइस में चेंज आता है, सपोज प्राइस 30 से 20 होती है तो हमारी सप्लाई 15 to 10 हो जाती है, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। और अगर प्राइस इंक्रीज होती है फ्रॉम 20 to 30 तो हम 10 से 15 पे बी से ए पे मूव कर जाते हैं। तो इन केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम एक ही कर्व के ऊपर ए से बी, बी से सी के ऊपर मूव करते हैं। एंड इन केस ऑफ चेंज इन सप्लाई हम डिफरेंट कर्व्स के ऊपर मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस 20 पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई 10 है। अगर सपोज किसी भी फैक्टर में चेंज आने से हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, किसी ऐसे फैक्टर में चेंज आने से सेम प्राइस के ऊपर हमारी क्वांटिटी सप्लाई 10 से 15 हो जाएगी, तो हम बी से सी पे मूव कर जाएंगे और हमारा सप्लाई कर्व S1 से S2 हो जाएगा। तो इन केस ऑफ चेंज इन सप्लाई हम कर्व्स की शिफ्टिंग बताते हैं, और इन केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हम एक ही कर्व के ऊपर मूव करते हैं। तो इसमें फर्दर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको आप लोग रीड कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम एप्सिलॉन एस से डिनोट करते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसको अगेन अगर हम डिमांड के साथ रिलेट करें तो वहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड का वर्ड था, अब यहाँ पर जस्ट उसकी जगह पर हमने क्वांटिटी सप्लाई को रिप्लेस कर दिया है कि क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो उसको हम इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, अब यहाँ पर डिमांड की जगह पर सप्लाई का वर्ड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और फाइनली Q2 माइनस Q1 ओवर Q1। अब यहाँ पर Q स्टैंड्स फॉर QS क्वांटिटी सप्लाई,
मल्टीप्लाई P1 ओवर P2 माइनस P1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने 5 डिग्रीज इसकी मेजर की थी, तो सेम इज़ द केस फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जस्ट यहाँ पर डिमांड की जगह पर सप्लाई आ जाएगा और हमारा कर्व वहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग था, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। इलास्टिक सप्लाई is a condition in which a small percentage change in price of a product will lead to a large percentage change in quantity supplied। कि जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं इलास्टिक सप्लाई। और when the percentage change in quantity supply is more than the percentage change in price, the price elasticity of supply will be greater than 1 or unity। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक सप्लाई। ये उसके ऑपोजिट है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। एंड व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी ऑफ सप्लाई विल बी यूनिटरी इलास्टिक। इस केस में हमारा जो कर्व है वो बिल्कुल मिडल में है, अपवर्ड स्लोपिंग है। जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई में है उतना ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। फोर्थ इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हमारा जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल मतलब कि प्राइस एक्सिस पर जितना भी चेंज आए क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। और परफेक्टली इलास्टिक means कि elasticity of supply is equal to infinity। Perfectly elastic supply is a condition in which small percentage change in price leads to an infinite percentage change in the quantity supplied। तो इस केस में प्राइस में माइनर सा चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और इस केस में हमारा जो सप्लाई कर्व हो जाता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है बिल्कुल, कि उसमें क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, टेक्नोलॉजी एडवांसेस, टाइम डायमेंशंस, अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ द मार्केट एंड पेरिशेबिलिटी। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की? टैक्सेशन एंड बर्डन ऑफ टैक्सेस, के इन केस ऑफ टैक्सेस हमें ये हेल्प करती है कि इलास्टिसिटी हमें बताती है कि किस तरह से मूव करना है। एंड इन द लास्ट वी हैव असाइनमेंट। If the price of shoes increases from 20 to 30 rupees and the quantity supplied increases from 40 to 50 units, calculate the price elasticity of supply। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 एंड P1 ओवर P2 माइनस P1। इसमें हमारे पास प्राइस 20 इज P1 एंड 30 इज P2। सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाई 40 इज QS1 एंड 50 इज QS2। तो इसको फॉर्मूले में पुट करके जस्ट आपने असाइनमेंट बना लेनी है। थैंक यू, स्टे सेफ।